जीनियस वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियस, अब अपन डिस्कस करेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 से। RST लिमिटेड हैज़ अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। RST लिमिटेड के बाद कैपिटल है कितनी, 10 लाख की। इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो कितना है, 100। तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 10,000। ठीक, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आगे पढ़ते हैं। द शेयर्स आर करेंटली कोटेड एट पार। तो अभी जो मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है वो क्या है, पार पर। इसका मतलब क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है वही अभी मार्केट में भी चल रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, 100। The company proposes to declare a dividend of ₹10 per share at the end of the current financial year। यहाँ पे वो वर्ड क्या लिखा हुआ है, proposes, मतलब कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया नहीं है। ठीक, कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया नहीं है, वो देने वाली है एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस साल के अंत में। तो इस साल के अंत में वो कितना डिविडेंड देने वाली है, 10। तो ये मुझे बताओ D0 है या फिर D1। ये है अपना D1, क्योंकि अभी उन्होंने डिविडेंड दिया नहीं है, देने वाली है। ठीक, द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द रिस्क क्लास ऑफ विच द कंपनी बिलोंग्स इज 12%। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब ये अपन को गिवन है के, कितना, 12%। आगे देखते हैं। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। वो बोल रहे हैं मार्केट शेयर बताओ एट द एंड ऑफ द पीरियड। प्राइस बतानी है कौन सी, एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है P1। उन्होंने प्राइस पहले की बता दी, यानी कि उन्होंने P0 हमें बता दिया। अब वो एट द एंड ऑफ द ईयर की पूछ रहे हैं, यानी कि वो हमसे कौन सी प्राइस पूछ रहे हैं, P1। ठीक, दो सिचुएशन में पूछ रहे हैं। जब हमने डिक्लेयर नहीं किया डिविडेंड, ये जो हमने प्रपोज किया था डिविडेंड, अगर ये हम डिविडेंड नहीं दें तो क्या रहेगा प्राइस, और अगर ये अपन डिविडेंड दे दें तो क्या रहेगा प्राइस। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये दो सिचुएशन देखते ही आपको याद आ गया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में यही दो केस थे कि जब डिविडेंड पे नहीं किया गया और जब डिविडेंड पे किया गया। लेकिन वहाँ पर जो हमें कैलकुलेट करना था वो था वैल्यू ऑफ फर्म, इसलिए उसके कितने थे, 4 स्टेप थे टोटल, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि आपको एंड ऑफ द पीरियड की प्राइस बतानी है, यानी कि P1। तो यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 में ही कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 1 में अपन क्या कैलकुलेट करते थे, P1, और उन्होंने हमसे क्या मांगा है, सिर्फ और सिर्फ P1। तो हमें सिर्फ स्टेप 1 में ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं थर्ड पर। अज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज द डिविडेंड एंड हैज़ नेट प्रॉफिट्स 5 लाख, यानी कि हमें अर्निंग दे रखी है 5 लाख की, इतना कंपनी ने अर्न किया है। एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख, इतना हमें इन्वेस्ट करना है। तो ये अपन को गिवन है आए 10 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द पीरियड। हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशूड यूजिंग द MM मॉडल। MM मॉडल से अपन को क्या कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। हमारी अर्निंग है 5 लाख और हमें इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख। और ध्यान रहे ये कौन सा केस बोल रहे हैं, जहां हमने डिविडेंड पे किया है, जहां हमने डिविडेंड पे किया है। तो देखो इससे ऊपर वाले में ही जहां हमने डिविडेंड पे किया था वहां पर अपन ने P1 कैलकुलेट कर लिया था। तो उसके 2 स्टेप अगर अपन और आगे बढ़ते हैं तो अपन को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको अपन क्या बोलते थे, चेंज इन N। ठीक, लेकिन आपको स्टेप 4 जो है वो किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने वैल्यू ऑफ फर्म की बात नहीं की गई। ठीक, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी अपन इसे करते हैं। किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे तो वो सब सीखेंगे, और साथ के साथ हमारी प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप फटाफट लिखते हैं कॉपी पर इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो पहला उन्होंने बोला था अ डिविडेंड इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, यानी कि जब अपन ने डिविडेंड नहीं दिया है तो फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड प्राइस क्या रहेगी।
तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड दैट इज P1। क्या फॉर्मूला होता था MM अप्रोच के अकॉर्डिंग P1 को कैलकुलेट करने का? तो वहाँ था P0 इक्वल्स टू P1 अप प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। तो सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और अपना P1 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में अच्छे से दे रखी हैं, देखो नोट्स को पास रखना और उसमें से देख देख के करना, ठीक, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आपको देख देख के करना है, फिर आपकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा नोट्स में से देखते रहा करो। P1 तो हमें गिवन नहीं है, यही तो अपन को कैलकुलेट करना है। D1 ये था क्योंकि ये अपन एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर हम देने वाले थे, कितना 10। लेकिन यहाँ 10 लिखने से पहले ये सोच लो कि हम कौन सा केस कर रहे हैं। ये अपन कर रहे हैं जब हमने डिविडेंड नहीं दिया है, तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 0। समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस के अपन को गिवन है 12%, तो यहाँ पर लिख दिया 0.12। P0 अपन को गिवन था पार पे ही चल रहा है यानी कि 100, ठीक। तो सबसे पहले 100 इंटू 0.12 ये आ गया, सॉरी 100 इंटू 1.12 ये आ गया 112। तो ये डायरेक्ट अपना आ जाएगा 112, क्योंकि 0 का तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो ये इधर जाएगा। P1 इक्वल्स टू 112। बहुत ही आसानी से हमने पहला पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर कौन सा बोल रहे हैं? अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। सेम ऊपर वाले की तरह ही करना है, बस डिविडेंड की जगह जितना हम डिविडेंड दे रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ पर लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड दैट इज P1। सेम फॉर्मूला P0 इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। P0 अपन को गिवन था 100, P1 अपन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ध्यान देना D1 को हमें लिखना है 10, क्योंकि इस बार हम डिविडेंड बांट रहे हैं। 1 प्लस K यानी कि 0.12, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 112। इधर आ जाएगा P1 प्लस 10, P1 को इधर ले आते हैं, 112 में से 10 गए तो P1 आ गया आपका 102, 102, ठीक। तो पहले वाले केस में प्राइस कितना आया है 112 और सेकंड वाले केस में आया है 102। अब थर्ड में अपन को क्या कैलकुलेट करना है? न्यू शेयर्स जितने भी हमें इशू करने हैं, और वो कौन से केस में करना है ये भी आपको दे रखा था, जब हमने डिविडेंड पे किया है, यानी कि इस वाले से, ठीक है, जब हमने डिविडेंड पे किया है। तो अपन को क्या करना है, नोट्स में अगर मैं समझाऊं तो हमने ये कर लिया, तो अब अपन को नेक्स्ट 2 स्टेप बढ़ने हैं, यानी कि स्टेप 2 और स्टेप 3। तो थर्ड पार्ट में अपन को पहले स्टेप 2 करना है अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, और ये स्टेप 3। स्टेप 2 क्या था? सबसे पहले ये देख लो, शेयर्स को इशू करने से पहले ये देख लो कि आपको एक्चुअल में पैसा चाहिए कितना, ठीक। तो कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए हमें एक्चुअल में पैसा चाहिए कितना। तो देखो अपनी अर्निंग कितनी हुई थी 5 लाख रुपीज़, ये नेट प्रॉफिट्स कमाया था हमने, और हमने इसमें से डिविडेंड बांट दिया होगा, क्योंकि ये कौन सा केस है जिसमें हम डिविडेंड बांट रहे हैं। तो डिविडेंड बांटने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होगा, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करवा दिए थे, कितने 10,000, और हर शेयर पर अपन कितना दे रहे हैं 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि अपन के पास से टोटल पैसा जा रहा है 1 लाख रुपीज़, ठीक। तो 5 लाख रुपए अपन ने कमाए थे और 1 लाख रुपए डिविडेंड बांट दिया, तो हमारे पास कितना बचा है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज़, ठीक। अपन को जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कितना करना है 10 लाख का। समझ में आ रही है ये वाली बात? अर्निंग हुई थी 5 लाख, 1 लाख डिविडेंड बांट दिया, हमारे पास ये पैसा रखा हुआ है 4 लाख, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 10 लाख, यानी कि अभी भी हमें पैसे की ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है बताओ मुझे? 6 लाख रुपीज़। तो बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड हमें कितना चाहिए? हमें इन्वेस्टमेंट करनी है B, यानी कि 10 लाख, हमारे पास पैसा अवेलेबल है A, यानी कि 4 लाख। दैट मीन्स हमें अभी भी फंड्स कितने रिक्वायर्ड है 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख की अब हमें जुगाड़ करनी है, कैसे करेंगे? शेयर्स इशू करके, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना
जो कि नोट्स के अकॉर्डिंग है स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, इसको और एक और बोलते हैं चेंज इन एन। तो फंड्स रिक्वायर्ड, हमें कितना पैसा चाहिए 6 लाख रुपीस, और P1 आज की प्राइस पर ही अपन कैलकुलेट करेंगे। तो आज की प्राइस क्या चल रही है ये हमें पता चल जाएगी अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, जो स्टेप नंबर 1 था वो, ठीक है। और जो इस क्वेश्चन में हमने सेकंड पार्ट में किया था, तो कितना प्राइस चल रहा है 102, ठीक। हमें चाहिए 6 लाख रुपीस हमें, और प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में 102, यानी कि हम शेयर्स कितने इश्यू करेंगे 5882.3, तो 5883 यही मांगा था इन्होंने नंबर ऑफ शेयर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बस इलस्ट्रेशन नंबर 1 का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, ये केस था, इसमें सिर्फ इन्होंने पूछा था प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि P1। यहाँ पर उन्होंने प्राइस भी पूछी थी जब डिविडेंड दे दिए गए हो, और साथ के साथ ये भी पूछा था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होने हैं, ठीक। तो अच्छे से देख लो इस बार, किसी का कुछ रह गया हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो। हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।